हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड नॉलेज। दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार है। आज हम ये जानेंगे कि ब्लैक फंगस क्या होता है या फिर म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है, ये हमारे लिए कितना डेंजरस है और ये फैलता कैसे है और ये किन लोगों को सबसे ज़्यादा अटैक करता है। और आज हम इस वीडियो की मदद से ये भी जानेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं या फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लैक फंगस या फिर म्यूकरमाइकोसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि ग्रोथ ऑफ माउल्स म्यूकोसाइट्स की वजह से फैलता है। दोस्तों, ये फंगल हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, हमारे सोइल में प्रेजेंट होता है और हमारे डिकेइंग मैटर या फिर जो सड़ रही हुई चीज़ें होती हैं उसमें पहले से ही प्रेजेंट होता है। दोस्तों, ये फंगल इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि अभी नया आया है, ये पहले भी अवेलेबल था, जो कि जिसको हम जाइगोमाइकोसिस के नाम से पहले से जानते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं इनमें अब ये सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, जो कोविड पेशेंट है वो इनसे ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये फंगस अब ज़्यादा फैलता जा रहा है। दोस्तों, अगर हम इस फंगस की स्पीसीज़ की बात करें तो ये म्यूकर स्पीसीज़, राइजोम्यूकर स्पीसीज़ या राइजोपस स्पीसीज़ में आता है। दोस्तों, ये फंगल इन्फेक्शन भी कई टाइप का होता है। सबसे मेन है पहला नंबर पे राइनोस ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जिसमें ये नोज़ और आइज़ और हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। सेकंड टाइप पल्मरी म्यूकरमाइकोसिस, जो कि हमारे लंग्स से रिलेटेड होता है। थर्ड टाइप क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस, जो कि हमारे स्किन से रिलेटेड होता है। फोर्थ टाइप जिसे हम डिसर्मेंटेड म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, जो कि उन पेशेंट्स को होता है जिन्होंने अभी रिसेंटली ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है। और फिफ्थ म्यूकरमाइकोसिस होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस, जो कि हमारे इंटेस्टाइन या स्टोमक से रिलेटेड होता है। दोस्तों, ये फंगल इन्फेक्शन बहुत रेयर होता है, लेकिन ये जिस पर्सन को भी हो सकता है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। यहाँ तक कि ये फंगल इन्फेक्शन से एक ही दिन में उस पर्सन की जान भी जा सकती है। दोस्तों, ये फंगल इन्फेक्शन इतना सीरियस तक जा सकता है कि अगर ये आपके किसी बॉडी के किसी पार्ट में हो, जैसे कि नोज़, आइज़ या किसी भी पार्ट्स में हो, तो उस पार्ट को वहाँ से काट के निकालना भी पड़ सकता है, ताकि ये हमारे ब्रेन तक ना पहुँचे और ये हमारी मृत्यु का कारण ना बन पाए। दोस्तों, अगर हम US सेंटर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका फर्टिलिटी रेट, जो मृत्यु रेशो है, वो 54% तक हो सकता है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, जिसमें मृत्यु रेशो हमारा 54% है। दोस्तों, इस फंगल इन्फेक्शन में ये जरूर है कि ये किसी के छूने से या किसी को टच करने से या इससे नहीं फैलता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन हमारे फंगल स्पोर्स को इनहेल करने से फैलता है, जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। फंगल स्पोर एक तरह का फंगस को एक अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र करने की वो फॉर्म होती है जिससे वो ईजिली एक बॉडी में एंटर कर सकता है और सर्वाइव कर सकता है। उसे हम फंगल स्पोर्स कहते हैं, जिसमें एक कन्वीनियंट इन्वायरमेंट उसको मिलता है, जिसकी वजह से वो आगे ट्रैवल कर सकता है। दोस्तों, इसके साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो दोस्तों, ये हमारे नाक को काफ़ी हद तक ब्लॉक कर देता है, जिसमें कंजेशन हो जाती है, हमारे नाक से काफ़ी डिस्चार्ज निकलने लगता है, जो कि ब्लडी या फिर रेडिश टाइप का भी हो सकता है। और अगर हम अपने फेस की बात करें तो हाफ पार्ट में इसमें काफ़ी हद तक पेन होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों, अगर हम अपने जॉ की बात करें, हमारे जबड़े की बात करें, तो उसमें मूवमेंट्स में हमें काफ़ी परेशानी होती है और यहाँ तक कि हम उसकी मूवमेंट को खो भी सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम अपने आइज़ की बात करें तो इसमें हमें ब्लर सा दिखने लगता है और यहाँ तक कि हमें दो भी दिखने लगता है, जिसे हम डबल विजन कहते हैं। और दोस्तों, इसके साइन एंड सिम्टम्स में हमारे लंग्स में भी जो रिलेटेड होती है, उसमें हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और यहाँ तक कि हमारा अगर स्किन की बात करें तो इसमें हमें स्किन की कई सारी टाइप की डिजीज़ हो जाती है और हमें कलरेशन का, जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स वगैरह भी काफ़ी इशू आ जाते हैं। दोस्तों, ये फंगल इन्फेक्शन उन पेशेंट पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जैसे कि हमारे कोविड पेशेंट्स में दोस्तों, उनका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और जो डॉक्टर्स उसको कोविड पेशेंट्स को कोरोना से बचाने के लिए जो स्टीरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और ऐसे टाइम पर इस ब्लैक फंगस को उस बॉडी में एंटर करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इसलिए आज के टाइम में हम देख रहे हैं जो कोविड पेशेंट्स है, कोरोना पेशेंट्स है, उन केसेस में ये ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बहुत ज़्यादा उनके लिए हानिकारक है। चाहे वो कोरोना से अपना कोरोना नेगेटिव हो गया हो तो उन पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि उस टाइम पे भी नेगेटिव होने के बाद भी उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक वीक ही होता है। वो इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे बढ़ता है, तो उस पेशेंट को भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, ये ब्लैक फंगस जो पेशेंट ICU में काफ़ी लंबे समय तक है, उन पेशेंट्स को भी अटैक करता है। और दोस्तों, जिन पेशेंट्स को जो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो काफ़ी लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी डाउन हो रखा है या उनके बॉडी नेचुरली इम्यून सिस्टम नहीं मैनेज हो रहा है, उस पेशेंट्स को भी ये बहुत ज़्यादा अटैक करता है। दोस्तों, डायबिटीज़ पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है डायबिटीज़ की वजह से, उन पेशेंट को भी ये बहुत ज़्यादा अटैक करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें हेल्थी पेशेंट के लिए इतना हानिकारक नहीं होता, क्योंकि हेल्थी पेशेंट में उनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल होता है।
और दोस्तों इसमें फीवर, हेडेक, वोमिटिंग टाइप के भी कई सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हमारे सीवियर हो सकता है अगर हम इसको अगर लाइटली ले तो। दोस्तों अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसमें एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ करी जाती है, जैसे कि एम्फोटेरेसिन भी, पास्कोनाजोल, जो कि हमारे इंजेक्शन फॉर्म में भी यूज़ करी जाती है और ओरली भी यूज़ करी जाती है पेशेंट के हिसाब से। जिस टिश्यू में या जिस एरिया में ये इफेक्ट होता है उस टिश्यू को कट करके उसकी बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है कि ये किस हद तक हमारे लिए हानिकारक है। और अगर लंग्स की बात करूँ, क्योंकि ये हमारी सांस के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, तो उस लंग्स के रिलेटेड हमें CT स्कैन वगैरह करके उसको चेक किया जाता है ये कि कितने हद तक ये डैमेज हो चुका है। कंट्रोल या प्रिवेंशन की बात करें कि हम इससे कैसे बच सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इसे अपना N95 मास्क यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारे नाक से होते हुए हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके। सेकंड, अगर दोस्तों जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाली साइट हो रही है उस कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे भी हमें पूरे टाइम अपना मास्क यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाली साइट में जैसा कि मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, सोइल में प्रेजेंट है, मिट्टी में, तो मिट्टी के कारणों से आपकी बॉडी में एंटर कर सकती है दोस्तों। और जो भी अगर आप मिट्टी से रिलेटेड या अपना सोइल से रिलेटेड अपना काम कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर ग्लव्स पहनने पड़ेंगे और पूरा अपनी बॉडी को कवर करके रखना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके। और दोस्तों मेन चीज़, जो पेशेंट जो वगैरह स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं किसी और प्रॉब्लम के लेके, तो वो स्टीरॉइड का यूज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर वो स्टीरॉइड यूज़ करना ज़रूरी है तो उसके डोजेस को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उसके शेड्यूल को कि उसको कब लेना चाहिए, उसके डोजेस फ्रिक्वेंसी को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूं तो वो आपको आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।